तो हम ब्रेक से लौट आए हैं। हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक बार फिर उत्तराखंड की उपेक्षा क्यों की गई, अनदेखी क्यों की गई और मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में उत्तराखंड के किसी सांसद को मौका क्यों नहीं दिया। सुनील जी, क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह से सौतेला व्यवहार अपना रहा है केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं, खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को आने वाले वक्त में? और ये जो 5 सीटें मिली हैं, 5 कमल जो थाली में सजा के भेजे हैं उत्तराखंड से, वो कमल वापस भी ले सकते हैं उत्तराखंड के लोग किसी ना किसी तरह से। सबसे बड़ी बात तो ये बताना चाहता हूँ पहले, इस सारी स्टोरी के पीछे जो खास वजह और कारण ये है कि मोदी साहब को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलने के बाद जो उनके अंदर एक सर्वशक्तिमान का एक किरदार पैदा हो गया है, कम शम की जो पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो उन्होंने सबसे अकलमंदी का काम किया वो ये किया कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने खास निजी सहायक अमित शाह साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी। आज स्थिति ये है कि एक तरफ जहां एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉलिटिकली मोदी साहब स्ट्रांग हो गए हैं, कोहेसिव हो गए हैं, अनडिस्प्यूटेड हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की परेशानी आगे ना रहे संगठनात्मक स्तर में, उन्होंने अपने खास चाहते को वहां अध्यक्ष बना दिया। आज स्थिति यह है कि जो पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुंडमा है वो मोदी साहब के एक परिवार में सिमट कर रह गया, और वो परिवार किसका है? मोदी साहब अमित शाह का। जी। आज स्थिति ये हो गई है कि वहां पर जितने पुराने दिग्गज थे, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी रहे हों, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों, या फिर और भी दिग्गज जो रहे थे, तकरीबन आधे से ज्यादा धराशायी हो चुके हैं और बाकियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करके मोदी साहब ने अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, एक राजनेता को करना ही चाहिए और उन्होंने किया, कोई बड़ी बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मोदी साहब जितने तेजी से सर्वशक्तिमान सरकार और संगठन में हो चुके हैं, यही एक खास वजह है कि उनके हर फैसले के पीछे एक ऑथोरिटेरियनिज्म छुपा हुआ है या अधिनायकवाद छुपा हुआ है, जिसके चपेट में उत्तराखंड राज्य आ गया अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यजनक तरीके से। और आज स्थिति ये रही कि कांग्रेस जहां खुशियां मना रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास आलाप करने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद, कोई भी नेता या संगठन का कोई भी पदाधिकारी उनके सामने विलाप करने के लिए जाता है, तो जाहिर बात है कि सिवाय इसके कि उन्हें पार्टी का पार्टी का गुस्सा झेलना पड़ेगा, केंद्रीय स्तर पर नेता का गुस्सा झेलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। क्योंकि मोदी साहब सर्वशक्तिमान हो चुके हैं। आज सिर्फ यही वजह है कि पार्टी के नेताओं के पास सिवाय ये कहने के कि अगले विस्तार में हमें अकोमोडेट किया जाएगा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टी की रणनीति और पार्टी की राजनीति अपनी जगह है। आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप पहाड़ के लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोगों के हितों के अनदेखी करें, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें? हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, वो किसी को भी प्रधानमंत्री अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी पद पे बना सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस प्रदेश से भाई लोगों का ख्याल रख लिया होता, गोविंद बल्लभ पंत जैसे, हिमतिंदन बहुगुणा जैसे, केसी पंत जैसे बड़े बड़े स्टालवर्ड्स आए हैं, नारायण तिवारी जैसे स्टालवर्ड्स आए हैं, और उसके बाद लगातार फिर इस मंत्रियों की हरीश रावत से लेकर के सतपाल और सब कुशल रहे हैं, कुशलता से उन्होंने काम किया, अच्छे रिजल्ट दिए, पहाड़ को विकास का रास्ता दिखाया है। क्या वजह है कि ऐसी लेजेंडरी हिस्ट्री वाले प्रदेश में आज हमें एक बौना सा प्रदेश बना दिया गया, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और हर दृष्टि से, और आज हम न सिर्फ हिंदुस्तान है बल्कि पूरी दुनिया में एक उपहास का पात्र बन गए हैं, एक मजाक बन के रह गए, मजाक बनकर रह गए। और उस प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ जिसने महाप्रलय झेली है, जिसे प्राकृतिक आपदाओं से जिसे हिंदुस्तान का जन्नत कहा जाता है, जहाँ केदारनाथ है, जहाँ बद्रीनाथ है, जहाँ चारों धाम है, जहाँ पूरे हिंदुस्तानी बल्कि पूरे दुनिया के लोगों का आस्था का जो केंद्र है, जहाँ के लोगों ने शहादत दी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में, जहाँ के लोगों ने शहादत के अलावा जहाँ की बहु बेटियों ने अनाचार झेला राज्य के लिए, उस राज्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खामियाजा बात नहीं हो सकती, जिसका खामियाजा आने वाले समय में शायद भारतीय जनता पार्टी को अवश्य झेलना पड़ेगा राजनीतिक रूप से। हो सकता है मोदी साहब आने वाले समय मंत्रिमंडल विस्तार में लोगों को जगह देते, लेकिन मैं समझता हूँ तब तक हमारे में बचेगा ही क्या? बचेगा, सही बात। सारे मंत्रिमंडल विस्तार में अच्छे मंत्री तो पहले ही बन चुके हैं, बिल्कुल सही। क्या हम सिर्फ नाम के लिए मंत्री बनना चाहते हैं? हमें रूरल डेवलपमेंट कराना, रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय में ऐसे मंत्री सज्जन को मंत्री बनाया गया जिन्होंने पूरे जीवन भर कांग्रेस की सेवा की, भारतीय जनता पार्टी को गाली दी, आज उन्हें
एकोमोडेट कर लिया गया। सुरेश प्रभु जो शिवसेना से निकले उन्हें एकोमोडेट कर लिया गया। अरे भैया तुम्हारी पार्टी में तो तुम्हारे ही लोग थे, उनको कर देते। हमारा कतई ये मतलब नहीं है कि आप किसको करते किसको नहीं करते, ना हम भारतीय जनता पार्टी में, ना हमें उस पार्टी को भी लेना देना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि चूंकि पहाड़ के आज 5 एमपी पहाड़ के लाखों लाख लोगों का नेतृत्व करते हैं, इसलिए पहाड़ की जनता के सवाल हल होते अगर ये लोग केंद्रीय मंत्री बनते। यही हमारी नाराजगी है। अगर उन्हें बनाए होते तो हमारी अस्मिता आज खतरे में नहीं होती जो आज है। जी चंदन सिंह जी, ये जो उपेक्षा की गई है, आपको क्या लगता है कि इससे उत्तराखंड के विकास में भी अवरोध उत्पन्न होगा, विकास कार्य भी रुकेंगे और विकास उस तेजी के साथ नहीं हो पाएगा जिस तेजी से होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल इस बात का असर जरूर प्रदेश में दिखेगा। सरकार इस समय वैसे प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार, मोदी जी ने तो कहा है कि बड़ा विकसित कर देंगे, आप 5 कमल भेजिए, उन्होंने कहा था अपने भाषणों में। मैं समझता हूँ जिक्र भी कर रहे हैं इस बात का। नेगी जी और स्टूडियो में बैठे और से अनुरोध करूंगा, हमें ये बात सही है कि हमें संघर्ष के बाद कुछ चीजें मिलती हैं, तो शायद हमारी ये किस्मत में है या फितरत में होना चाहिए कि हमें संघर्ष करने की सवाल तो ये भी है ना। नहीं, बिल्कुल, देखिए सांसद जो चुने गए हैं, जनता संघर्ष करेगी क्या? जनता को करना पड़ेगा, जनता भी करेगी। हाँ, हमें करना पड़ेगा। मंत्री पद के लिए उत्तराखंड की जनता संघर्ष करे, पहले उत्तराखंड के लिए संघर्ष करती रही। बिल्कुल, मैंने बताया ना, ये शायद हमारी डेस्टिनी है कि हमें आसानी से सब चीजें नहीं मिल पाती हैं। आज तक डेस्टिनी क्यों नहीं थी? मेहनत के लिए जाने जाते हैं। जब गुसाई जी बताना चाहता हूँ, जब हेमवती नंदन बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, नरेंद्र तिवारी 3-3, 4-4 बार रहे, गोविंद बल्लभ पंत रहे, केसी पंत रहे, हरीश रावत रहे, बच्ची सिंह रावत रहे, उस समय हमारी डेस्टिनी क्यों पॉजिटिव थी और आज डेस्टिनी नेगेटिव क्यों हो गई? उस पर्सनालिटी के हिसाब से, जिस पर्सनालिटी से पूरे देश ने और उत्तराखंड ने खास तौर से अपेक्षाएं रखी थी, की थी। ये सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। नहीं, देखो वो ठीक है, देखो तिवारी जी का कह दिया, बहुगुणा जी का कद, अपने टाइम में उनका बहुत बड़ा कद रहा है कांग्रेस की सरकारों में, ऐसा नहीं है। पर रही बात हमारे जैसे निशंक जी, कोश्यारी जी, मैं कहीं से भी उनको कम नहीं आंकता हूं, और उन्होंने प्रदेश में सरकारें चलाई हैं और मोदी जी को भी उनकी काबिलियत पर कहीं से भी कोई शंका मेरी समझ से नहीं होती। विकास पे हम ये क्यों हुआ, वाकई ये हमारे लिए भी सोचने विषय। विकास क्या रुकेगा? विकास बट अब ये हो चुका है। मैं समझता हूँ हमें आगे हमें क्या रणनीति लेनी चाहिए, हमारे नेताओं को भी सोचना पड़ेगा और हमारे प्रदेश के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। और विशेषकर जो हम दिल्ली एनसीआर में वर्ग हैं, जो उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों को बिल्कुल इसमें सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी, चाहे इसके लिए प्रदर्शन करना पड़े या किसी भी तरह से मांग डिमांड करनी पड़े, वो करनी पड़ेगी हमें। ठीक। अब प्रदीप जी, हर राज्य को नरेंद्र मोदी जी ने अपने हिसाब से वहां मंत्री पद बांटे हैं, जहां उन्हें राजनीतिक लाभ होता दिखाई दिया, वहां पर उन्होंने उस हिसाब से मंत्री पद दे दिए। आरएसएस से ताल्लुक के हिसाब से भी मंत्री पद दिए गए हैं। क्या उत्तराखंड में ऐसा कुछ नजर नहीं आया नरेंद्र मोदी जी को? राजनीतिक रणनीति, राजनीतिक समीकरण कुछ नजर नहीं आया क्या? देखिए शिवम, सबसे बड़ी बात तो पहले मैं जो आपने सवाल किया था गुसाई जी से कि विकास की, विकास उत्तराखंड में जाहिर तौर पर होता अगर वहां मंत्री पद मिलता। इसका उदाहरण मैं बताता हूं आपको कि अटल जी की सरकार में भुवन चंद खंडूरी सड़क एवं परिवहन मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार जी, और पूरे देश में सड़कों की दशा बहुत अच्छी सुधरी। और उत्तराखंड में चाहे वो कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, दोनों जगह जो सड़कें थी उनमें सुधार हुआ। तो बहुत बड़ा विकास होता है अगर क्षेत्रीय जो सांसद होता है उसको मंत्री पद में लिया जाता है, क्योंकि उसने पूरे देश को ध्यान में रखना है। लेकिन उसको अपने क्षेत्र का ध्यान भी रखना है, क्योंकि उसको 5 साल बाद वहां के लोगों के पास दोबारा वोट मांगने जाना है, क्योंकि उसकी पहचान वहीं से और वहीं के लोगों की बदौलत वो मंत्री बना है। तो विकास तो जाहिर तौर पर रुकेगा ही रुकेगा। जितनी देर होगी मंत्री पद बनने में, उतना सूबे का विकास रुकेगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि सब गणित बिठा लिए मोदी जी ने और बीजेपी आला कमान ने कि ये फलाना आदमी है, ये संगठन का आदमी है, ये वो है, इसलिए इसको बनाया गया। जहां तक बात जेपी नड्डा जी की आती है, तो जेपी नड्डा संगठन के बड़े मजबूत माने जाते हैं बीजेपी में, और इसलिए उनको पहले उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए गया। हाँ, आरएसएस से भी ताल्लुक थे, पहले उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चला, फिर उनको भारी भरकम मंत्रालय दिया गया। अब उत्तराखंड में भी ऐसी बात नहीं कि राजनीतिक अनुभव से या आरएसएस बैकग्राउंड से या बीजेपी के नए नेताओं, अगर आप भगत सिंह कोश्यारी जी की बात करें तो तपे तपाए नेता हैं।
आरएसएस बैकग्राउंड के आते हैं। संघ ने भी उनकी वो की है, नहीं संघ ने की है, वो लंबे समय तक प्रचारक रहे हैं। रामदेव ने भी ऐसी खबरें उड़ी कि रामदेव ने भी कहा कि रमेश पोखरियाल निशंक जी को मंत्री पद दिया जाए, उन्होंने भी उनकी हिमायत। हाँ चलिए, इसमें दूसरी बात ये हो सकती है कि रामदेव जी का बड़ा कारोबार जो है वो हरिद्वार में है। हाँ। तो उनका अपना हरिद्वार में कारोबार और हरिद्वार से सांसद हैं, हरिद्वार से सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक, तो उनका अपने कुछ इसमें हो सकता है कि कुछ स्वार्थ भी हो। और रामदेव कह रहे हैं और पूरे उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं, इसमें दो अलग अलग मापदंड हैं, क्योंकि रामदेव एक व्यक्ति विशेष है, बीजेपी के बहुत नजदीक भी है। लेकिन उत्तराखंड की जो बात आ रही है कि भगत सिंह कोश्यारी सबसे अनुभवी नेता हैं वहां पे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते भी हूँ, रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं। 6 लाख के करीब उनको वोट पड़े हैं, तो बड़ी बात होती है। उम्र के लिहाज से भी फिट बैठ रहे हैं वो, और तजुर्बा भी है उनके पास, प्रचारक रहे हैं वो। अगर आप देखें तो जैसे मोदी प्रचारक रहे हैं, वैसे लगता है वो हर मापदंड पे खरे उतरते हैं, ठीक है। उनकी अनदेखी कर दी गई, बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, उनकी अनदेखी कर दी गई। और कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, चाइना मामलों के जानकार हैं, उनकी अनदेखी कर दी गई। मैं कतई नहीं करूं कि आप भगत सिंह कोश्यारी को बनाइए, मैं कतई नहीं करूं कि आप आरपी निशंक को बनाइए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप दोबारा से भुवन चंद्र खंडूरी को बनाइए, लेकिन इन पांचों में से एक पे तो भरोसा कीजिए। एक पे तो भरोसा कीजिए कि भैया आपके सूबे को एक पर भरोसा नहीं कीजिए, कम से कम जनता ने जो वोट दिया है उसका कुछ ख्याल उसका कुछ ख्याल रख लीजिए। और एक को आप राज्य मंत्री बनाइए, स्वतंत्र प्रभार बनाइए, कैबिनेट बनाइए, ये आपका कार्य क्षेत्र है। लेकिन एक जनता को ये बताइए कि आपने हमें 5 कमल दिए थे और हमने ये बात कही थी कि 5 कमल हमारी झोली में डाल दो, हम आपको विकास देंगे, तो कम से कम उसकी एक संदेश तो जाएगा। रही बात उत्तराखंड में जो राजनीतिक सिनेरियो है, जैसे कि नेगी साहब भी कह रहे थे कि कांग्रेस को एक मौका मिल गया। कांग्रेस अभी तक ये कह रही थी कि उतना सहयोग केंद्र से हमें नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था राज्य को। अब कांग्रेस को एक नया मौका मिल गया है कि ये 5 सांसद हैं, इनकी आवाज संसद में कहीं सुनाई इतनी देती नहीं है और इनको मंत्री पद नहीं मिला है, तो सूबे का कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है। दूसरी बात अब यहाँ पे ये आती है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी तो 2017 में फिर पब्लिक के पास जाना है विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने राज्य में। और बीजेपी के जो वहां पे जो स्टैम्प का जो नेतृत्व है, अगर आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को छोड़ दीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को झारखंड के मामलों का प्रभारी बनाया गया राज्य प्रभारी चुनाव में, त्रिवेंद्र सिंह रावत को छोड़ दीजिए, अनिल बलूनी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया गया है क्योंकि वो काफी करीबी प्रवक्ता बनाया गया, काफी करीबी रहे हैं वो मोदी जी के। अब आप देखिए कि उत्तराखंड से संगठन में कोई बड़ा नाम नहीं, उत्तराखंड से सरकार में कोई बड़ा नाम नहीं, तो उत्तराखंड के लोग फिर क्यों भरोसा करेंगे? हो सकता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी के गणित में उत्तराखंड की कोई जगह ना हो, पॉलिटिकली हो सकता है, पॉलिटिकली ये भी हो सकता है। ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है उसमें कहीं ना कहीं हर जगह का वही आदमी चुना गया है जो आगे उन्हें फायदा पहुंचा सकता है, पॉलिटिकल फायदे हो। अब जैसे गिरिराज सिंह बिहार से आते हैं, वो अंधभक्ति करते रहे नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने कहा जो मोदी को वोट नहीं देगा उसे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, हालांकि डांट भी पड़ी उन्हें। उसके बाद उनके घर से 1 करोड़ के करीब रुपया भी बरामद हुआ, मामला अब भी चल रहा है अस्थायी संपत्ति नहीं। फिर शिवम, जैसे कि आपने कहा कि जो लोग चंद महीनों पहले तक कांग्रेस में या दूसरे दलों में थे, उनको मंत्री पद मिल गया। हरियाणा कई सालों से थे, 42 साल से जो है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह 42 साल से कांग्रेस में थे। और आप उत्तराखंड से जो नेता आते हैं, मुझे लगता है वो सालों साल बीजेपी के सालों साल बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी में थे ही नहीं, क्योंकि बीजेपी के प्राथमिक सबसे तो कहीं ज्यादा नहीं। ये जनसंघ के जमाने के लोग हैं, ये जनसंघ के जमाने के लोग हैं, जब बीजेपी नहीं थी, जब जनता पार्टी थी, उस जमाने के लोग हैं। दिया इनका चुनाव चिन्ह होता था, दिया के चुनाव चिन्ह पे लोग लड़ते थे और हारते थे। और हम लोग इसलिए वकालत भी इनकी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें राज्य के जनता की चिंता है, उनके विकास की चिंता है। बिल्कुल, अदरवाइज ये प्रश्न गौण है कि कौन किस दल का है। बिल्कुल, मूल तो वही है, मूल तो विकास है। मूल तो वो एक तरफ 56% का जो वोट का आंकड़ा है वो भी मूल है, क्योंकि 56% वोट मिलना एक पार्टी को अपने आप में बड़ी बात है। नहीं, और वो भी तब जबकि पिछली बार 5 सीटों पे कांग्रेस काबिज थी। और मजे की बात यह है कि पिछली बार 5 सीटों में कांग्रेस काबिज थी, उसके बाद चीफ मिनिस्टर के दोनों चीफ सही बात है। और दूसरी बात ये थी कि ये जो हरीश रावत को केंद्र में समायोजित किया, उनको पहले श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाया, उसके बाद उनको संसदीय कार्य मंत्री बनाया, राज्य मंत्री, और फिर उनको प्रमोशन देके जल संसाधन मंत्री बनाया, मतलब कैबिनेट रैंक दिया गया। तो उस सरकार में, देवगौड़ा सरकार में, गुजरात सरकार में सतपाल महाराज को पहले रेल राज्य मंत्री बनाया गया, देवगौड़ा सरकार में, फिर गुजरात सरकार में वित्त राज्य मंत्री बनाया गया। ठीक है, चंदन सिंह जी
जिस तरह से यहाँ पर बात हो रही है कि भाई आप वो 5 जो नेता हैं आपके नज़र में भले ही गणित ना हो, लेकिन जो मतदाता है, मुझे लगता है कि जो चुनाव हुए उत्तराखंड में उसमें जो वोट पड़ा वो सिर्फ मोदी जी की बात पर पड़ा, उनके वादों पर पड़ा, और उनको लगा कि जो हम आपदा झेल कर आए हैं ये ऐसा व्यक्ति है जो उस आपदा से हमें उबारेगा, विकास कराएगा, इसलिए वोट डाला गया। नहीं तो उसके बाद जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो पंचायती चुनाव हो चाहे वो उसके उपचुनाव हो, बीजेपी ने मुंह की खाई है। तो वो जो मोदी जी के नाम पे वोट मिला है, मोदी जी को कम से कम उसकी परवाह तो करनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि वहाँ का मतदाता आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ये बात बिल्कुल मानने लायक है कि वह। और आगे आप किस तरह का बदलाव देखते हैं? आप वहाँ समाज से जुड़े हुए हैं, आपने काफी काम किया है, किस तरह का बदलाव देखते हैं वहाँ के मतदाताओं में? किस तरह से मोदी जी की छवि आप देख रहे हैं? अब क्या बनेगी, बिगड़ेगी, क्या होगा? देखो, मेरा मानना है कि जिस तरह से, देखो, हम लोग राष्ट्रवादी सोच के लोग रहे हैं, जी, पढ़े लिखा तबका हमारा वहाँ पर होता है, बहुत ही एनालिसिस चल रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पर बैठकर एनालिसिस कर रहे हैं, वैसे ही तमाम उत्तराखंड में भी विषय एक विश्लेषण का विषय बना हुआ है कि भाई आखिर हुआ क्यों ऐसा, है ना। और मैं समझता हूँ कि आने वाला टाइम, हम यही कह सकते हैं, आने वाले टाइम में जरूर हमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि इस समय वाकई, जैसे मैं नेगी जी की बात से ये सहमत हूँ कि इस समय नेतृत्व, अगर केंद्र से हमें नेतृत्व मिलता है, प्रतिनिधित्व मिलता है, कोई नेता हमारा मिनिस्ट्री को दी जाती है, तो उससे वहाँ के विकास में केंद्र की सहभागिता बढ़ेगी, और जिसकी जरूरत है इस समय, है ना। नहीं, गुसाइन साहब, सवाल यह है, देखिए आपने भुवन चंद खंडूरी जी का कार्यकाल देखा होगा, तो सड़कों की जो दुर्दशा थी उसमें बहुत सुधार हुआ, आप मानेंगे इस बात? बिल्कुल, है कि नहीं है? चाहे वो चमोली और रुद्रप्रयाग हो या फिर बागेश्वर टनकपुर हो या फिर पौड़ी की सड़कें हो, उन सड़कों में सुधार हुआ है। तो हमारा सवाल यह है कि समय रहते अगर टाइम पे अगर जो है कि इलाज मिल जाए तो कम से कम बीमारी लाइलाज तो नहीं है, सही मर्ज बढ़े तो ना। नहीं, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ इस पर इमीडिएट रिएक्शन आ रही है और आएगी, और ये मैं समझता हूँ मोदी जी तक ये चीज बात पहुंचेगी, और जरूर कोई ना कोई ऐसा कदम लिया जाएगा जिससे कि हम लोग। नहीं, जैसे शिवम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, शिवम ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है, देखो हमारे लिए आशावाद अब क्या रह गया। नहीं, उम्मीद पे दुनिया का है। मैंने जैसे शिवम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया पूरे देश में, इकलौता राज्य है, रिकॉर्ड बन गया, जैसे कि उन्होंने कहा है गुसाई जी की आशावादी बनने के लिए कोई रास्ता बचा, सही बात। नहीं, मैं सेम टाइम में आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मोदी जी पर हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए, और मैं समझता हूँ वो पूरे देश के लिए सोचते हैं, अभी वो कार्य कर रहे हैं, और जिस ढंग का उनका विजन है, वी बिलीव इट कि वो उत्तराखंड के लिए भी जरूर। ये तो मना किया नहीं, मैं तो मोदी जी को बधाई देता हूँ सिर से पैर तक, और ईमानदारी से बधाई देता हूँ जो बढ़िया काम को लेके अपने एजेंडा में चल रहे हैं। लेकिन मेरा यही तो कहना है कि उत्तराखंड के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? सवाल उत्तराखंड पे सिमट जाता है। मतलब गोसाई जी, यहाँ पे सवाल ये आता है, एक फिल्मी गाना याद आता है कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। बिल्कुल, क्या भूल हुई उत्तराखंड के लोगों से कि जो कि ये आपकी बात सही है। हमें सबसे पहले मैंने बताया ना कि देखो जो हमारे सांसद हैं उन लोगों को जरूर इस पर मंथन करने की जरूरत है कि कल के परसों के पेपर में था कि टमटा जी का नाम आ रहा था। ठीक है, सुनील जी, हाँ, ये चर्चा हो रही है कि भाई विकास के लिए अच्छा रहता, वो कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जिसे चाहे चुने, और आपके सांसद जो हैं वहाँ के वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, और बोले भी कैसे। लेकिन आपसे मैं ये प्रश्न इसलिए करना चाहता हूँ, आप बड़ी बेहतरी से समझते हैं उत्तराखंड को, क्या देश की सियासत में उत्तराखंड की राजनीति का जो रसूख हुआ करता था कभी, वो अब धीरे धीरे धूमिल हो रहा है या फिर खत्म होता जा रहा है? क्या वजह है इसकी? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। आपका सवाल जो है बहुत उत्तम है। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी जमाने में गोविंद बल्लभ पंत जी से लेकर के हेमवती नंदन बहुगुणा तक, और उसके बाद कुछ हद तक नरेंद्र तिवारी, ब्रह्मदत्त तक, उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप, क्वालिटी की लीडरशिप होती थी। आज उत्तराखंड की राजनीति में बड़े दुर्भाग्य की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे राज्य एक नए अस्तित्व में सिमटा है, हमारे लीडरशिप की क्वालिटी में बहुत फर्क है। जो विराट सोच उन लोगों की होती थी और जो समझ उत्तराखंड के बारे में, देश के भूगोल के बारे में, विदेश नीति के बारे में बहुगुणा जी या गोविंद बल्लभ पंत या नरेंद्र तिवारी की थी। उत्तराखंड के साथ रशियन पॉलिटिक्स में क्या जबरदस्त मैं समझता हूँ कि आज का जो लीडरशिप है, चाहे वो किसी भी दल का है, वो उनके पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है।
और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और यही वजह है कि आज उत्तराखंड को अंडर एस्टिमेट पोलिटिकली किया जा रहा है हर जगह, और न सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि इकोनॉमिकली भी, इंडस्ट्रियली भी, एजुकेशनली भी, हर दृष्टि से। आज उत्तराखंड की स्थिति क्या है? उत्तराखंड में सरकार भले ही कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, किसी की भी रही हो, उत्तराखंड में मतलब जितना नंगा नाच वहां की इकोलॉजी के साथ हुआ है पिछले 14 वर्षों में, जहां लगातार 8 बार सरकारें बदली है, क्या किसी प्रदेश में देखने को मिला है? 8 मुख्यमंत्री। सही बात, सही बिल्कुल। आप बताइए, वहां की इकोलॉजी आज इतने बड़े खतरे से गुजर रही है कि हमें पिछले 2 साल पहले इतनी बड़ी महाप्रलय, और ये इस पे लागू भी होती है। गोवा में भले ही 2 सांसद हों, लेकिन मनोहर पार्रिकर वो काबिलियत रखते हैं, और शायद इसीलिए मजबूर होकर मोदी को उन्हें देना पड़ा मौका, क्योंकि उनके पास ऐसा नेता नहीं था। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ, ये बात आप सही। उत्तराखंड हिमालय पूरे एशिया को प्रभावित करता है। सही बात। हिमालय सिर्फ उत्तराखंड का नहीं, पूरे एशिया का, सही बात। और पूरी दुनिया को पानी देता है, और वहाँ की इकोलॉजी से पूरे एशिया और पूरी दुनिया प्रभावित होती है। आज उत्तराखंड के साथ गंगा उत्तराखंड से निकले, उत्तराखंड के साथ अन्याय करेंगे तो कैसे चलेगा? आप गंगा की सफाई की बात करते हैं, गंगा की सफाई पे आप 3000-4000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अलग मंत्रालय बना रहे हैं, और उसी गंगा के उद्गम स्थल वाले प्रदेश के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। सही बात। मतलब तो आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है? आपने जहां पर पानी का सूखा है, उमा भारती को गंगा मंत्रालय दे दिया, आप उत्तराखंड के किसी आदमी को दे दिया। बड़ी संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे आपसे हम, क्या किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? बड़ी संक्षिप्त टिप्पणी, वक्त हमारे पास नहीं है। आपको किस तरह का बदलाव देखते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए कि उत्तराखंड वापस अपने रसूख को पाए जो कभी हुआ करता था उत्तराखंड का? सबसे बड़ी बात है कि जब तक उत्तराखंड को केंद्र में जी सही और वाजिब रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, जब तक केंद्र सरकार उत्तराखंड के साथ नाइंसाफी और सौतेला व्यवहार करना बंद नहीं करेगी, तब तक उत्तराखंड सशक्त उत्तराखंड नहीं बन सकता। इसलिए कि उत्तराखंड प्रदेश सिर्फ एक प्रदेश नहीं है। उत्तराखंड वो प्रदेश है जहां हिमालय है, जहां के ग्लेशियर पिघलते हैं तो पूरी दुनिया प्रभावित होती है, जहां महाप्रलय आती है तो पूरी दुनिया प्रभावित होती है, पूरा हिंदुस्तान प्रभावित होता है, जहां से गंगा चलती है और खराब होती है तो पूरा हिंदुस्तान प्रभावित होता है। इसलिए उत्तराखंड गंगा का उद्गम स्थल है, चारों धामों की एक जगह है जहां पूरी दुनिया संचालित होती है, उनकी आस्था संचालित हुई। इसलिए मैं समझता हूँ उत्तराखंड के साथ किसी प्रकार का भेदभाव देश के साथ भेदभाव जी कोई ऐसा नेता नजर आता है इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में किसी भी दल का जो उत्तराखंड की मजबूत आवाज बनकर दिल्ली में दहाड़ सके? आपको लगता है कोई इस वक्त नेता है? नहीं, देखिए, ये 5 सांसद, अगर एक को भी आप मंत्री बना दीजिए, अगर वो साबित नहीं कर पाता तो तब हम कहते हैं कि नेता नहीं है। ऐसी बात नहीं कि उत्तराखंड की धरती जो है नेतृत्व विहीन हो गई है, लेकिन उस नेतृत्व पे भरोसे करने की भरोसे की जरूरत। हाँ, मजबूर करें। चंदन सिंह जी, अब जो सामाजिक लिहाज से वहां पर विसंगतियां हो रही हैं और जो आपदा से ग्रस्त है उत्तराखंड, विकास कार्यों में कितना बड़ा अवरोध देखते हैं आप? बड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे। क्या मोदी डायरेक्ट वहां पहुंचाएंगे मदद, बिना किसी के मंत्री दिए, बिना किसी को मंत्री पद दिए? बड़ा संक्षेप में। नहीं, ये सही बात है क्योंकि आप कह रहे हैं बड़े आशावादी हैं, शायद आगे मिल जाए। अभी मदद पहुंच रही है क्या? उससे पहले थोड़ा एक बात बताना चाहूंगा शुभम जी। हाँ, बड़ा संक्षेप में ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान ही हमें उत्तराखंड राज्य हमें मिला है। जहां तक नेगी भाई से जो अभी जैसे नारायण दत्त तिवारी या और कांग्रेसी बड़े नेताओं की बात करते हैं, नारायण दत्त तिवारी ऐसे थे जो उत्तराखंड के बारे में स्टेटमेंट देने से बचते थे। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, और हमें आगे उम्मीद रखनी चाहिए कि जरूर केंद्र में बैठी जो सरकार है वो संवेदनशील होकर के उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि तो मुझे इस समय बहुत जरूरत है। उत्तराखंड में जिस दौर से उत्तराखंड हमारा गुजर रहा है, इस समय बिल्कुल भी केंद्र को हमारे स्टेट की अनदेखी नहीं करनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। भले ही मंत्री पद ना दें नरेंद्र मोदी जी, कम से कम इतना एहसान कर दें कि उत्तराखंड में जो बर्बादी हुई है आपदा के बाद, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसका अभी सुधार हो पाया है, उसको ही सुधार दें और वहाँ की जनता की उम्मीदें पूरा कर दें। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।